Good morning, students. I hope you all are fit and fine to learn more. Today, in the continuation of Chapter 6, Staffing, we are going to explain you the next topic, Sources of recruitment. Students, आपने स्टाफिंग चैप्टर में अभी तक मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस पढ़ा था. स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब. जब हम फाइंड कर रहे हैं राइट कैंडिडेट अपनी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए, तो उसकी प्रोसेस में आपने पढ़ा था फर्स्ट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्चिंग अ राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. ये पॉजिटिव प्रोसेस है. अगर हम इसे कंपेयर करें सिलेक्शन से तो सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव, सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मतलब सर्च कर रहे हैं, अपनी वैकेंट पोजीशन को फिल करना है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब हम कैंडिडेट के लिए सर्च कर रहे हैं उस समय हम क्या कर रहे हैं? ऐड वगैरह दे रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, है ना, या फिर कहीं पर भी हम ऐड दे रहे हैं, अपने नोटिस बोर्ड पर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, अप्लाई करिए, ये लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने की. तो ये सब चीज़ें क्या है? रिक्रूटमेंट मतलब सर्च कर रहे हैं एक राइट कैंडिडेट की अपनी वैकेंट पोजीशन फिल करने के लिए. तो दिस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब जब आप सर्च करेंगे एक राइट कैंडिडेट के लिए, तो आपके पास कौन कौन सी सोर्सेज हैं? कहाँ से आप सर्च करेंगे कैंडिडेट अपनी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए? तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. दीज आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट समझ में आया, मतलब सर्च करना एक राइट कैंडिडेट के लिए अपनी वैकेंट जॉब्स को फिल करने के लिए. और फिर आपको समझ में आया कि जो रिक्रूटमेंट है वो हम 2 सोर्सेज से कर सकते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? क्या डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस. इन दोनों को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा गया. क्यों? क्योंकि इसमें हम बाहर से कैंडिडेट नहीं ला रहे हैं और हम अपनी वैकेंट जो पोस्ट है उसको भी फिल कर रहे हैं. कैसे? इंटरनली मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हम उन सबको जानते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमें सब पता है, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है हम जानते हैं. तो हम क्या करेंगे? हम ट्रांसफर्स और प्रमोशंस के थ्रू अपनी वैकेंट जॉब को फिल कर लेंगे. मीन्स जिस डिपार्टमेंट में हमें लगेगा ओवर स्टाफ्ड है वहाँ से लेंगे कैंडिडेट को, और जिस डिपार्टमेंट में लगेगा कि स्टाफ की कमी है वहाँ उसको फिल कर देंगे उससे. तो इस तरह से करना ये क्या कहलाता है? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसफ़र मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, है ना, मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र कर कर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र. इस तरह से हम अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल कर रहे हैं. जहाँ हमें लग रहा है कि स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से ले रहे हैं, और जहाँ लग रहा है कम है वहाँ पर उसको फिल कर रहे हैं उस वैकेंट पोस्ट को. तो दिस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र एंड दिस इज़ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट इज़ प्रमोशन. ट्रांसफ़र कैसे हुआ? हॉरिजॉन्टली, है ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में. प्रमोशन कैसे होगा? वर्टिकली. मीन्स लोअर लेवल से मिडिल लेवल तक हम ले आए किसी को, या मिडिल लेवल पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा था तो उसको हम टॉप लेवल पर ले आए. तो ये हमने उसका क्या कर दिया? प्रमोशन.
इस तरह से हमने क्या करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोस्ट थी उसको फिल करा। तो ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और इसे क्या बोलेंगे, प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, स्टेटस बढ़ जाएगा, सैलरी पे बढ़ जाएगी, फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि पहले आप लोअर लेवल पे थे अब आप मिडिल लेवल पर आ गए हैं, पहले आप मिडिल लेवल पे थे अब टॉप लेवल पर आ गए हैं। पर ट्रांसफ़र में क्या होगा, ट्रांसफ़र में केवल आपकी वर्किंग कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, आपकी ड्यूटीज़ चेंज हो जाएंगी, बट सैलरी वही रहेगी। तो these are the two main internal sources of recruitment: transfers and promotions. Transfers involves shifting of an employee from one job to another, one department to another, or from one shift to another without change in the responsibilities and status of the employee. It may lead to changes in duties, working conditions, etc., but not salary. So it is a horizontal movement of employees. And what is promotion? It refers to shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, facilities, status, and pay. It is a vertical shifting of employees. अब आपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इसके टाइप्स आपको पता चल गए। अब बताइए कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। सबसे पहला बेनिफिट है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ही जगह पर एक ही तरह का काम कर रहे हैं। अब आपके जो फ्रेंड हैं उनको मिल गई प्रमोशन, वो पहुंच गए नेक्स्ट हायर लेवल पर। तो अब आप कहोगे कि वो इतना अच्छा वर्क करता था, उसकी तो प्रमोशन हो गई, तो इससे आप क्या होगे, मोटिवेट हो जाओगे। अब आपको लगेगा कि मैं भी अच्छा वर्क करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की कोई वैकेंट पोस्ट हो हायर लेवल पर तो मेरी भी प्रमोशन हो जाए। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि जो अच्छा वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर वैकेंट पोस्ट जो है, हायर पोस्ट जो है, वो इस तरह से ही फिल की जाती हैं कि जो अच्छा वर्क कर रहे होते हैं उसे नेक्स्ट हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ ये देख के क्या करेंगे, और अच्छा वर्क करेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम जब हायर पोस्ट पे कोई वैकेंसी हो तो उनकी वहाँ पर प्रमोशन हो जाए। तो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, मोटिवेट, और अच्छे से वर्क करने लग गए। तो एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। A promotion at a higher level may lead to a chain of promotion at lower levels in the organization. This motivates the employees to improve their performance through learning and practice. Now, second merit is simplifies the process of selection. अगर मान लीजिए आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो नहीं करते तो क्या करते, एक्सटर्नल सोर्स करते, मीन्स बाहर से कैंडिडेट को बुलाते। अगर आप बाहर से कैंडिडेट को बुलाते तो आप क्या करते, इंटरव्यू कंडक्ट करते। इंटरव्यू कौन लेगा उसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाते, पैनल बिठाते, फिर वो ऐसे ही आ जाएंगे एक्सपर्ट्स, उन्हें भी आप फीस दोगे, उनको भी कुछ दोगे वैसे। तो ये सब इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ये सब खर्चा करना, टाइम इतना लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं, कब, जब हम इंटरनली अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल कर लेते हैं। तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. The candidates that are already working in the enterprise can be evaluated more accurately and economically. इससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है और हमें पता भी होता है कौन कैंडिडेट कैसा है, कैसे काम करता है, उसका काम करने का क्या तरीका है, कैसा उसकी परफॉर्मेंस है. दिस इज़ अ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट मेरिट, टूल ऑफ ट्रेनिंग. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की थर्ड मेरिट क्या है, ये एक तरह की आपके पास टेक्निक है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की. ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स. ऑल्सो
people recruited from within the organization do not need induction training. Students, induction training क्या होती है? जब आप कहीं पर भी जॉब में ज्वाइन करते हैं, है ना, तो फर्स्ट डे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर कौन कौन है, कौन आपके सुपीरियर्स हैं, कौन आपके कलीग्स हैं, कौन आपके सबऑर्डिनेट्स हैं. पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में. तो ये कहलाती है इंडक्शन ट्रेनिंग. अब जब आपका इंटरनल सोर्स है, आप ट्रांसफ़र के थ्रू वैकेंट पोस्ट फिल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉई है. तो यहाँ पर ट्रांसफ़र्स वगैरह अगर हम करते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग का भी टाइम हमारा बच जाता है. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ. अगर हमें लगता है किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ ज़्यादा हो रहा है तो आप कम करने के लिए उसे जॉब से हटाओगे, है ना. या फिर हमें लग रहा है एक डिपार्टमेंट में कम है स्टाफ तो वहाँ पे फिर इंटरव्यू वगैरह बुलाओगे, फिर नए एम्प्लॉयज़ को ढूंढोगे, करोगे. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से क्या फ़ायदा हुआ? जिस डिपार्टमेंट में स्टाफ ज़्यादा था वहाँ से हम ले सकते हैं और जिस डिपार्टमेंट में स्टाफ कम था वहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो काम उसे अच्छे से आता है. देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इनमें से कौन है जो ये काम अच्छे से कर सकता है, उसको यहाँ से उठा के इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो. तो ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. नेक्स्ट मेरिट है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब कम से कम कॉस्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेनिफिट दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल. फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर एज कंपेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. तो ये इसकी लास्ट मेरिट है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र या प्रमोशन देकर हम अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल कर लें. तो इससे हमारा खर्चा मतलब कॉस्ट कम आती है, टाइम भी सेव होता है. तो इट इज़ इकोनॉमिकल. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अभी तक आपने पढ़ा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह की होती है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेरिट्स क्या हैं इसकी. अब आप बताइए क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की. फर्स्ट वन, reduces scope for induction of fresh talent. अगर आप हमेशा ट्रांसफ़र प्रमोशन से ही सीट भरते रहे तो कोई नया टैलेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ही नहीं करेगा. इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड नहीं आएगा. मीन्स जब कोई न्यू एम्प्लॉई आता है तो उसके साथ उसके न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं, तो वो सब चीज़ें कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. तो ये इसकी लिमिटेशन है. When vacancies are filled through internal promotions, the scope for induction of fresh talent is reduced. Hence, complete reliance on internal recruitment. Reliance का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिपेंडेंस, कि अगर हम पूरी तरह इंटरनल रिक्रूटमेंट पर ही डिपेंड हो जाएंगे तो क्या होगा? एक खतरा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. क्या खतरा, क्या डेंजर? स्टॉपिंग इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू ब्लड. इट मीन्स कोई फ्रेश टैलेंट, कोई न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं एंटर होगा. इट मीन्स कुछ नया क्रिएटिव, कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो सब चीज़ें नहीं होंगी. सेकेंड लिमिटेशन, एम्प्लॉयज़ मे बिकम लेथार्जिक. The employees may be called lethargic if they are sure of time-bound promotions. लेथार्जिक का मतलब क्या है? लेथार्जिक का मतलब है जैसे केयरलेस हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, कि पता है हर 3 साल बाद प्रमोशन होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में और मैं अब इस लेवल पर हूँ, 3 साल बाद मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी, भले ही मैं अच्छे से वर्क करूँ या ना करूँ. इस जॉब में तो यही ट्रेंड है कि यहाँ पे तो हर 3 साल बाद आगे नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन हो जाती है.
तो वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाएंगे। इट मीन्स वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करेंगे जितना अच्छे से वो वर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसकी जगह पे फ्रेश टैलेंट आता, मान लो उनका जो सुपीरियर है नेक्स्ट 3 साल बाद जहाँ प्रमोशन उनकी होनी थी वहाँ पे हम नया बंदा ला के रख दें, तब उन्हें लगेगा कि हाँ अगर मैंने अच्छे से वर्क नहीं करा ना तो उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, तो देखो मेरी जगह बाहर से ले आए मेरा सुपीरियर, अब नहीं तो मैं यहाँ सुपीरियर पोस्ट पे होता। तो ये चीज़ जब तक उनके अंदर नहीं होगी, ये डर नहीं होगा कि मैं अगर अच्छे से वर्क नहीं करूँगा तो मेरी जगह मेरे हायर लेवल पर जहाँ मेरी प्रमोशन होनी चाहिए थी 3 साल बाद वहाँ किसी और को ना बाहर से ले आएँ, जब तक ये आपके अंदर डर नहीं होगा आप अच्छे से वर्क करेंगे नहीं। तो अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट में पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड हो जाती है तो उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हो जाते हैं लेथार्जिक, उन्हें पता है कि कुछ टाइम बाद प्रमोशन हो ही जाएगी तो हम क्यों अच्छे से वर्क करें, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन, इनकम्प्लीट सोर्स। जो हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या है, इनकम्प्लीट सोर्स है। क्यों इनकम्प्लीट सोर्स है? अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मान लीजिए कोई एंटरप्राइज अभी खुली है, नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें तो सारे एम्प्लॉयज़ उनके लिए नए हैं। अब उन्हें क्या पता कि कौन अच्छा है, किसकी प्रमोशन करके हम किसको हायर लेवल पर लेकर आएँ। तो यहाँ पर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। इसीलिए आप सारी वैकेंसीज इंटरनल सोर्सेज से फिल नहीं कर सकते। द एग्जिस्टिंग स्टाफ में बी इनसफिशेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास स्टाफ है वो इतना सफिशेंट नहीं है, और दे मे नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब्स टू बी फिल्ड। या फिर जिस पोस्ट के लिए, जिस क्वालिफिकेशन का, जिस एक्सपीरियंस का पर्सन हमें चाहिए ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, अभी नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस केस में हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हेल्प नहीं ले सकते। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की लिमिटेशन है। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड। ये बात भी अभी मैंने आपको समझाई थी कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको पता है कि यहीं से ही ट्रांसफ़र प्रमोशन करके सारी वैकेंट पोस्ट फिल हो जाएंगी, कोई नया आएगा नहीं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी कम हो जाएगा, हैम्पर्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, वो नर्सरी से फर्स्ट ही आ रहा है, एलकेजी में भी फर्स्ट, यूकेजी में फर्स्ट, फर्स्ट क्लास में आया तब भी फर्स्ट वही था, कोई नया स्टूडेंट एडमिशन ही नहीं लेता तो वो ही फर्स्ट चल रहा है, कोई आगे आने की कोशिश ही नहीं करता उसकी क्लास में, तो उसको कंपटीशन देने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो कहेगा कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ बस ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जहाँ हम देखते हैं क्लास में बहुत कंपटीशन है, कभी कोई फर्स्ट आ जाता है, कभी कोई एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से कंपटीशन है, तो वहाँ पर हम सब मेहनत करते रहते हैं कि पिछली बार वो फर्स्ट आया था, उससे पिछली बार वो आया था, तो सारे बच्चे लगे रहते हैं इस बार पता नहीं कौन फर्स्ट आएगा। तो इस तरह का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तब बनता है जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी होता है, मतलब बाहर से भी कैंडिडेट्स आते हैं और यहाँ के भी होते हैं अपने पुराने, तो एक बढ़िया कंपटीशन चलता रहता है और सभी अच्छे से काम करते हैं। तो अगर इंटरनल सोर्स ही होगा, एक्सटर्नल सोर्स होगा ही नहीं, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हैम्पर्ड हो जाता है। और इसमें लास्ट लिमिटेशन है, में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, कोई नया फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाएंगे, तो इन सब का क्या रिजल्ट होगा, एट लास्ट प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते रहेंगे एम्प्लॉयज़ का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मान लीजिए पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करता था, अब उसको हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, अब वहाँ पे वो अभी सीखना शुरू ही किया था हमने, फिर वापस उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया, अभी वहाँ वो सेट होने ही लगा था, फिर हमने उसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे भी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। Students, I hope you understand the topic very well. Now answer me these two questions. Question number 1. It seeks to attract suitable applicants to apply for available jobs. You have to tell the term. Give the term in the
comment box. Question number 2. Amish is working as a supervisor in a company. Due to his hard work, he is promoted to the post of production manager. Now, the post of supervisor is vacant and no one can be transferred or promoted to this post. Name the source of recruitment in the company which will use to fill up this post. Now students, you have to answer these two questions in the comment box.